स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद टाइगर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि वैदिक काल का सामाजिक स्वरूप कैसा था। आज क्रमशः उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम आज के लेक्चर में आपको बताएंगे कि वैदिक काल का राजनीतिक स्वरूप क्या था, जो आपके प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक के कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए काफी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो आइए क्रमशः देखते हैं कि वैदिक काल में जो समाज का राजनीतिक जो स्वरूप था वह कैसा था। तो देखते हैं कि वैदिक काल जो हमारा है वो आपको पता है कि वैदिक काल का जो समय आपका है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस वैदिक काल में सामाजिक स्वरूप के बारे में हमने आपको बताया। अब आज का जो आपका लेक्चर है वह है इसका राजनीतिक स्वरूप या राजनीतिक जीवन, अर्थात राजनीति के क्षेत्र में वैदिक काल का क्या क्या योगदान रहा है या राजनीति के स्तर पर वैदिक काल में कौन कौन से कार्य किए जाते थे, उसका स्वरूप कैसा था। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इस वैदिक काल में राजनीतिक संगठन थे वो बहुत ही छोटे छोटे भू क्षेत्र थे। इन भू क्षेत्रों में क्रमशः कुछ संगठनों का जो उल्लेख मिलता है उसमें है आपका पहला है आपका राष्ट्र, दूसरा है आपका जनगोप, तीसरा आपका जो है विश्व है, चौथा आपका ग्राम है और पांचवा आपका कुल है। अर्थात वैदिक काल में जो राजनीतिक संगठन थे उसे हम क्रमशः 5 भागों में बांट देते हैं। पहला भाग जो आपका आता है वह राष्ट्र है। राष्ट्र अर्थात वैदिक काल में छोटे छोटे भू क्षेत्रीय इकाई थे और छोटे छोटे राज्य को हम क्रमशः राष्ट्र का नाम देते थे और इस राष्ट्र का जो रक्षक होता था उसे हम राजा कहते थे या इस राष्ट्र का जो प्रमुख होता था उसे हम राजा या राजानी कहते थे। अब आते हैं दूसरे क्रम में जनगोप। जनगोप का मतलब ये होता है जन का रक्षक, अर्थात जन का रक्षक उस समय वैदिक काल में राजा को माना जाता था, इसलिए जनगोप का संदर्भ क्रमशः हम राजा से ही निकालते हैं। अगला जो है आपकी जो राजनीतिक इकाई वह है विश्व, जो कि जनगोप से क्रमशः छोटी इकाई है और ये कई ग्राम समूह मिल करके विश्व का निर्माण करते थे और जो विश्व होता था उसके प्रमुख को हम विश्वपति कहते थे। अगला जो आपका है क्रम राजनीतिक संगठन में वह है ग्राम का, और ग्राम जो आपका होता था वो कई कुलों के समूह को हम ग्राम कहते थे और ग्राम में प्राय हम देखते हैं कि जो ग्राम के जो प्रमुख होते थे उसे हम ग्रामीणी या ग्रामणी कहते थे। अगला जो सबसे छोटी इकाई राजनीतिक संगठन में है वह है आपका कुल, और कुल के जो अधिपति होते थे उसे हम कुलक कहते थे। अर्थात राजनीतिक संगठनों में हम जब अवरोही क्रम में देखेंगे, बढ़ते से घटते हुए क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्र, दूसरे क्रम पे हम देखेंगे जनगोप, तीसरे क्रम पे हम देखेंगे विश्व, चौथे क्रम पर हम देखेंगे ग्राम और पांचवें क्रम पर हम देखेंगे कुल। अर्थात राजनीतिक संगठन आपका राष्ट्र है, जनगोप है, विश्व है, ग्राम है और कुल में विभाजित था। राजा को बलि या राजस्व मिलता था, क्योंकि राजा होता था जन का रक्षक होता था, इसलिए राजा को बलि जिसे हम राजस्व भेंट कहते थे वो वहां के जो लोग होते थे अर्थात जो राजा होता था वहां की जो प्रजा होती थी उसे बलि के रूप में राजस्व भेंट जैसे फल देती थी, फल फूल सब्जियां अनाज वगैरह राजस्व भेंट करते थे। राजा पर अंकुश लगाने के लिए क्रमशः 2 निकायों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि वैदिक काल में राजा के लिए कोई भू क्षेत्रीय इकाई का मालिक नहीं होता था, वो कई कुल और कई छोटे छोटे समूहों का प्रमुख होता था, इसलिए उस समूह पर या जनरक्षक पर या राजा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्रमशः वैदिक काल में 2 निकाय का उल्लेख मिलता है, जिसमें से जो पहला निकाय है वह है सभा और दूसरा जो निकाय है आपका समिति।
अंकुश का मतलब यह है कि राजा कभी भी निरंकुश ना हो पाए, हमेशा वो प्रजा हित में कार्य करे। इसलिए दो निकायों का निर्माण किया गया था ताकि राजा पर थोड़ा सा अंकुश बना रहे। उन दोनों निकायों में सबसे पहले जो आपका है वह है सभा। सभा जो होती थी वो सामान्य लोगों की सभा होती थी, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ सामान्य लोग, कुछ कुलीन लोग और बूढ़े लोगों की संख्या को मिलाकर सभा बनाई जाती थी। सभा का काम बिल्कुल सामान्य तरीके से था। लेकिन जो दूसरी संस्था है समिति, इसका कार्य बहुत ही प्रमुख था और समिति में जो विशिष्ट लोग होते थे वे भाग लेते थे। अर्थात जो समिति के सदस्य होते थे वे कुछ विशिष्ट लोग होते थे, जिसे कह सकते हैं हम कि राजा के जो हितैषी होते थे या राजा के जो पास रहने वाले लोग होते थे, जिनको राजा अच्छी तरीके से जानता था, उनके सदस्यों को समिति में रखा जाता था। समिति जो होता था वो नीति विषयक निर्णय लेती थी, प्रशासनिक कार्यों से संबंधित निर्णय लेती थी। इसलिए समिति जो है एक महत्वपूर्ण संस्था थी आपके वैदिक काल में। अगला क्रम में जब देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण तथा अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो दुर्गाएं या पुत्रियां कहा गया है। अर्थात शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद में कहा गया है कि जो सभा और समिति थी, जो दो निकाय थे अथवा राजा पर अंकुश लगाते थे, उन्हें प्रजापति की दो दुर्गाएं, दुर्गाएं का मतलब होता है पुत्रियां, कहा गया है। राजा की सहायता के लिए तीन प्रमुख अधिकारियों का वैदिक काल में वर्णन मिलता है। अर्थात अगर राजा होता था तो राजा की सहायता के लिए कुछ न कुछ तो अधिकारी नियुक्त किए ही जाते रहे होंगे, क्योंकि राजा बहुत ज्यादा कार्य तो कर नहीं सकता। इसलिए राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारियों का वर्णन क्रमशः वैदिक काल में मिलता है। और वो जो अधिकारी थे, वो प्रमुख जो अधिकारी थे, वो आपके तीन प्रमुख अधिकारी थे। पहला जो अधिकारी था आपका वो था पुरोहित, दूसरा जो अधिकारी था सेनानी था, तीसरा जो अधिकारी था वो ग्रामीण था। पुरोहित जो होता था वह उसका कार्य था राजा को परामर्श देना और वह राजा के मंत्री के तरीके से कार्य करता था। सेनानी का काम होता था कि वह युद्ध में सेनापति की भूमिका में होता था। ग्रामीण जो होता था वो ग्राम सभा के प्रशासनिक और नैतिक दायित्व की पूर्ति करता था और उसका काम होता था राजस्व इकट्ठा कर करके राजा तक पहुंचाना। तो तीन प्रमुख अधिकारी जो राजा के सहायक के रूप में थे, ये वैदिक काल में थे। पहला था पुरोहित, दूसरा था सेनानी और तीसरा था ग्रामीण। अब जब हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो अब धीरे धीरे राजा की प्रतिष्ठा, उसके सम्मान में वृद्धि होने लगी थी। इसलिए उत्तर वैदिक काल में आते आते राजा अब एक भू क्षेत्र का स्वामी होने लगा था। राजा अब एक भू क्षेत्र का स्वामी होने लगा था। भू क्षेत्र के स्वामी होने की वजह से राजा को जो बलि अथवा राजस्व भेंट मिलती थी वह नियमित तौर पर मिलती थी, और यह जो बलि होती थी, राजस्व भेंट होती थी, वहां की जो प्रजा थी वह राजा को भेंट करती थी। अर्थात राजा अब नियमित करभोगी बन गया था और इसी के साथ राजा का पदक अनुवांशिक हो गया था। अनुवांशिक का मतलब ये होता था कि राजा अपने ही राज्य के कार्यकाल में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति कर देता था और क्रमशः जो राजा का उत्तराधिकारी होता था, युवराज अर्थात राजा का जो बड़ा बेटा होता था वह राजा का उत्तराधिकारी होता था। अर्थात राजा के खानदान से ही अब कोई राजा बनेगा, मतलब यह पदक अनुवांशिक हो गया था। उत्तर वैदिक काल में जाते जाते राजा का पदक अनुवांशिक होने लगा था। आगे के क्रम में जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि राजा अपनी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करवाने लगा था और यह यज्ञ जो आयोजन करवाता था वो अपने पुरोहित के माध्यम से करवाता था। इन यज्ञों में जो प्रमुख यज्ञ हैं वो है राजसूय, वाजपेयी और अश्वमेध। ऐसे यज्ञों का आयोजन राजा सिर्फ इसलिए करता था ताकि पड़ोसी राज्यों के
प्रभुसत्ता स्थापित कर सके, अपने प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि कर सके। और ऐसे यज्ञ का आयोजन वो अपने पुरोहित के माध्यम से करता था। उत्तर वैदिक काल में जैसे ही हम आगे क्रम में बढ़ते हैं, हमें उच्च पदाधिकारी मिलते हैं, अर्थात अब पदाधिकारियों की संख्या या राजा को सहायता देने के लिए मंत्रियों की संख्या क्रमशः बढ़ाई जाने लगी। तो उत्तर वैदिक काल में जैसे ही हम बढ़ते हैं, तो राजा को सहायता देने के लिए जो मंत्री नियुक्त होते हैं उन्हें हम रत्नीन कह सकते हैं, या उच्च पदाधिकारी जो होते थे उसे हम रत्नीन या वीर कहते थे। रत्नीन या वीर कहते थे। और कुल मिला करके 12 रत्नीन या 12 वीर का उल्लेख मिलता है। सामान्य जो अधिकारी होते थे, उच्च पदाधिकारी को छोड़ करके जो सामान्य पदाधिकारी होते थे उसे हम युक्त कहते थे। तो अतिरिक्त इसके अलावा रत्नीन और फिर सामान्य अधिकारी युक्त, और इसके अलावा 2 और अधिकारी का वर्णन मिलता है, जिसमें हमें पहला है आपका सभापति और दूसरा जो है आपका सचिवपति। तो जो सभापति होता था वो सीमांत जो प्रदेश थे, अर्थात अपने राज्य के निकट के जो प्रदेश थे उनका वह प्रशासक होता था। तथा कहीं कहीं उत्तर वैदिक कालों में हम देखते हैं कि यह मुख्य न्यायाधीश की भूमिका का निर्वहन भी करता था। अर्थात जो आपका सभापति होता था वो सीमांत प्रदेश के प्रशासक के साथ साथ कहीं कहीं उत्तर वैदिक काल में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका का निर्वहन भी करता था। सतपति जो होता था वो आपका 100 ग्रामों के समूह का मुखिया होता था, या 100 ग्रामों के समूह के अधिकारी को सतपति कहते थे। क्षत्रिय तथा सत्व ब्राह्मण में जो ये 12 रत्नीन है, उच्च पदाधिकारी हैं वैदिक काल में, उनका वर्णन हमें क्षत्रिय तथा शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में जो 12 रत्नीन का वर्णन मिलता है वह किस ग्रंथ में मिलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्षत्रिय अथवा शतपथ ब्राह्मण में। अब हम आगे देखते हैं कि जो वो 12 रत्नीन थे वो कौन कौन से थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 12 रत्नीन पर यूपीएससी से लेकर पीसीएस, किसी भी स्टेट के पीसीएस, साथ साथ में आपके स्टेट लेवल के छोटे छोटे एग्जामों में, वनडे एग्जामों में भी ये रत्नीन कई बार पूछे गए हैं। इसलिए ये जो 12 रत्नीन है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्रमशः इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ें। तो जो रत्नीन में पहला रत्नीन आपका है वह पुरोहित है, और पुरोहित को हमने बताया था कि ये राजा का मंत्री होता था, राजा को परामर्श देता था महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। दूसरा जो प्रमुख रत्नीन है वो है पट्टमहिषी। पट्टमहिषी, पट्टमहिषी जो राजा की प्रधान रानी होती थी उसे कहते थे। अगला जो क्रम है आपका युवराज, जिसे हम राजा का बड़ा बेटा मानते थे। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं अभी ऊपर वाले लेक्चर में कि राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। अनुवांशिक का मतलब ये है कि राजा का लड़का ही अब राजा बनेगा, और राजा अपने सबसे बड़े बेटे युवराज को अपने ही कार्यकाल में उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। तो जो युवराज होता था वो राजा का बड़ा बेटा होता था। अगला क्रम है आपका सेनानी। चौथा क्रम आपका सेनानी है, जो कि सेना का प्रमुख होता था। अगला पांचवा जो क्रम है रत्नीन का वह है सूत। सूत जो होता था वह राजा का सारथी होता था, जिसे हम रथ नायक कह सकते हैं। अर्थात जो रथ को चलाता था, युद्ध स्थल में जब राजा जाता था, क्षेत्र के लिए राजा जाता था या बिहार के लिए राजा जाता था, तो राजा के रथ को जो चलाता था उसे हम सूत कहते थे या राजा का सारथी कहते थे। अगला जो क्रम है आपका छठा रत्नीन का वो है ग्रामणी। और ग्रामणी इसके पहले भी हमने बताया था राजनीतिक संगठन में वह गांव का मुखिया होता था। अगला क्रम है आपका सातवां छठा या छठी। इसको हम बोलते हैं प्रतिहार, द्वार रक्षक या दवारी।
अर्थात द्वारपाल का रक्षक, जो राज्य का प्रमुख द्वार होता था, जहाँ से एंट्री होती थी, जहाँ से प्रवेश करते थे लोग और बाहर निकलते थे, उसका जो मुख्य द्वार होता था, उस द्वार का रक्षक जो होता था वो छति या छत या द्वार रक्षक कहा जाता था। अगला जो 8वां क्रम है संग्रहीता। ये बार बार आपका यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में पूछा गया है कि संग्रहीता, वैदिक काल में संग्रहीता को क्या कहते थे। तो वैदिक काल में जो संग्रहीता था वह कोषाध्यक्ष था, अर्थात संग्रहीता का काम था जितनी भी रेवेन्यू आई हुई है, जितना भी राजस्व आया हुआ है, वह उसका मालिक होता था। अर्थात संग्रहीता जो है हम वैदिक काल में कोषाध्यक्ष को कहते थे। अगला जो आपका 9वें क्रम में रत्न है वह है भाग दूध। इसका मतलब होता है अर्थ मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर। वर्तमान में भागदूत को हम वित्त मंत्री कहते हैं। ये जो आपका 9वां रत्न था वह भागदूत था और भागदूत को हम वित्त मंत्री या अर्थ मंत्री की संज्ञा देते हैं। अगला जो आपका 10वां है रत्न वह है गोविकृत। गोविकृत जो होता था वो वन का प्रधान रक्षक होता था, अर्थात जो जंगल होते थे उनका जो मालिक होता था, मान सकते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर जो आपका था वो आपका गोविकृत था। अर्थात गोविकृत जो होता था उसे हम वन रक्षक कहते थे। अगला जो आपका है वो है पालागल। पालागल जो आपका होता है वह विदूषक होता है और विदूषक उसको कहते हैं जो राजा का मित्र हो। अर्थात पालागल जो होता था उसे हम विदूषक कहते थे और विदूषक का मतलब होता है राजा का मित्र। अगले क्रम में हम देखते हैं 12वां जो आपका है अक्षावा। अक्षावा को हम दूत अधिकारी कहते थे, जो जुए या मध्य स्तर थे उनके जो अधिकारी थे उसे हम अक्षावाप कहते थे। और अक्षावाप को का एक और काम था कि वो लेखाधिकारी भी कहलाता था, अर्थात आय व्यय के जो ब्यौरे होते थे वो अक्षावाप के पास होते थे। अर्थात वो दूत अधिकारी भी था और लेखाधिकारी भी था, साथ साथ आय व्यय का निरीक्षण करता भी था। तो क्रमशः हम देखते हैं कि वैदिक काल में जो हमारा राजनीतिक जीवन है वो महत्वपूर्ण गुणों में विभाजित था। अर्थात राजनीतिक जीवन के जो छोटे छोटे स्वरूप थे वे हमने आपको बता दिए। आइए क्रमशः इनको हम एक बार महत्वपूर्ण को रिवीजन करते हैं, जो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला जो आपका है कि जो छोटे छोटे राजनीतिक संगठन थे उनका अवरोही क्रम क्या है। तो उनका अवरोही क्रम आपका है, आपका राष्ट्र आता है, फिर जन गोप आता है, फिर विश्व आता है, फिर ग्राम आता है, फिर आपका कुल आता है। अर्थात राष्ट्र है, जन गोप है, विश्व है, ग्राम और कुल 5 राजनीतिक संगठन थे। अगला जो क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल में जो उच्च पदाधिकारी थे उन्हें हम क्या कहते हैं। जो वैदिक काल में उच्च पदाधिकारी थे उन्हें हम रत्नीन कहते थे या वीर कहते थे। अगला था कि वैदिक क्वेश्चन ये बहुत बार आता है कि जो वैदिक काल में जो सामान्य अधिकारी होते थे उन्हें हम क्या कहते थे। तो वैदिक काल में जो सामान्य अधिकारी होते थे उन्हें हम युक्त कहते थे। अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वैदिक काल में कुल कितने रत्नियों का उल्लेख मिलता है। तो वैदिक काल में आपके कुल 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख मिलता है और यह उल्लेख जो आपका मिलता है तो तैत्तिरीय एवं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। अगला जो आपका क्वेश्चन यह है कि शतपति किसे कहा जाता था। तो शतपति जो होता था वो 100 ग्राम समूह का अधिकारी होता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। जो शतपति होता था वैदिक काल में वो 100 ग्राम समूह का अधिकारी होता था। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो रत्नीन से है। रत्नीन में कहीं से भी मैच करने के लिए पूछा जा सकता है। तो आइए 12 प्रकार के रत्नीन को एक बार हम जल्दी से रिव्यू करते हैं। पुरोहित जो होता था वो राजा का परामर्शदाता होता था। पट्टमहिषी जो होती थी वो राजा की प्रधान रानी होती थी। युवराज जो होता था वो राजा का बड़ा बेटा होता था। सेनानी जो होता था वह सेना का प्रमुख होता था। सूत जो होता था वह राजा का सारथी होता था।
ग्रामीण जो होता था वह गांव का मुखिया कहलाता था। छता या छठी जो होता था वो प्रतिहार या द्वार रक्षक होता था, मुख्य द्वार रक्षक हो सकता था। संग्रही का था उसे हम कोषाध्यक्ष कहते थे। भागवत जो था वह आपका अर्थमंत्री होता था। अर्थमंत्री का मतलब वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर। गोविकृत को हम वन रक्षक या प्रधान वन रक्षक मानते हैं। 11वां जो आपका पालागल है, पालागल को हम विदूषक कहते थे और पालागल का होता था वो राजा का मित्र होता था, अर्थात विदूषक राजा का मित्र होता था। पालागल को हम विदूषक कहते थे और विदूषक जो है आपका वो राजा का मित्र है। अगला जो 12वां रत्न है वो है अक्षावाप। अक्षावाप को हम दूत अधिकारी, लेखाधिकारी, आय व्यय का ब्यौरा करने वाला अधिकारी के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आज आप देख रहे होंगे कि आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ा रहे थे वैदिक काल में जो राजनीतिक स्वरूप था वह किस प्रकार से था। इसके पहले के लेक्चर में हमने बताया था कि वैदिक काल में आपका सामाजिक स्वरूप किस प्रकार था। यह आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृपया इन्हें आप आराम से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए और अच्छे तरीके से रिवीजन करिए। जैसा कि हम आपको बार बार बताते रहे हैं कि स्टडी विद टाइगर जो है चैनल मेरा चैनल नहीं आपका भी चैनल है, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, हम इतना वादा जरूर करते हैं कि हम बहुत कोशिश करेंगे कि आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सके। ये क्लियर है कि क्लास थोड़ा स्लो चल रही है, पर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लेक्चर हमारा जो वैदिक काल का राजनीतिक स्वरूप था उसी के साथ यहीं पर अब समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।